या तो स्टूडेंट, इससे पहले जो हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने ग्रेविटेशन का लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसमें कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी था। कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का जो क्वेश्चन था उसको मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो भी आ जाएगा बहुत जल्दी उसका वीडियो। लेकिन आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड जो है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट मीन्स अगर हम किसी सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से उस सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक तो कंडीशन ये है कि जैसे सपोज ये हमारे पास एक सॉलिड है, ये मार्कर है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया और फोर्स की वजह से इसमें मोशन आ गया, तो दैट टॉपिक इज स्टडीड इन द टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स वगैरह। ठीक है, काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं जहां पर कि फोर्स अप्लाई की वजह से बॉडी में मोशन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी में मोशन नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होगा कि बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी भी तरह की चेंजिंग आएगी। ठीक है ना, तो उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाते हैं तो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या फर्क पड़ता है। तो वही सारी चीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टर्म जो हमारा आता है वो टर्म आता है हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। ये फोर्स होता है कि जब ये फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लगेगा तो ये फोर्स बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, बल्कि बॉडी के इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है या इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो है उस डिस्टेंस के बीच में कुछ चेंजिंग लाएगा। यानी कि बॉडी है, तो जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक, तो इसका ये मॉलिक्यूल होगा इस तरीके से कुछ। अब इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो फोर्स की वजह से इसमें कोई मोशन नहीं आएगा, बल्कि इसके मॉलिक्यूल के बीच का जो वो स्पेस है दैट इज नोन एज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, उसके बीच में चेंजिंग लाएगा। और उसके बीच में चेंजिंग आने की वजह से इस बॉडी में एक डिफॉर्मेशन आएगा, यानी इस बॉडी का हो सकता है शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है ना, तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है? विच changes or tends to change the shape or size of the body। इसको हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मोशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। हाँ, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसके एटम के बीच में मोशन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उस कंप्लीट बॉडी का कोई मोशन नहीं होना है। ठीक है, जैसे सपोज ये पेन है, इस पेन को हमने दोनों साइड से इस तरीके से एक फोर्स लगाया, ठीक है ना, तो इस बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रहा है, बॉडी अपनी जगह पे, लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स इसके मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ, मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में कुछ ना कुछ चेंजिंग लाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, दैट इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, इसके बाद इसमें टर्म आता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं कि जब बॉडी के ऊपर में डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो बॉडी अंदर से, खुद अपने अंदर से जो है एक फोर्स डेवलप करेगा, जो फोर्स कोशिश करेगा कि बॉडी के मॉलिक्यूल को उसके इनिशियल पोजीशन पे बनाए रखे। यानी बॉडी को इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे रखने के लिए बॉडी खुद एक इंटरनल फोर्स लगाएगा। दैट इंटरनल फोर्स इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई स्प्रिंग है, ऐसा कोई स्प्रिंग है, हमने इस स्प्रिंग को पकड़ करके खींचा नीचे की तरफ, हमने ये फोर्स लगाया। कौन सा? हमने जो फोर्स लगाया दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी इस बॉडी को हमने नीचे की तरफ खींचा तो बॉडी यानी ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग के साइज में चेंजिंग होगी और स्प्रिंग का शेप भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो हम फोर्स लगाए ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। लेकिन जैसे ही हम ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, जैसे ही हम स्प्रिंग के शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये स्प्रिंग अंदर से एक फोर्स, अपने आप अंदर से एक फोर्स डेवलप करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो चाहता है कि अपने इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन में रहे, यानी वो नहीं चाहता है कि उसके शेप या साइज में किसी भी तरह की चेंजिंग हो, वो जिस जगह पे है उसी जगह पे रहना चाहता है। तो ये अपने अंदर से एक फोर्स लगाएगा ताकि ये फिर से ही अपनी जगह पे आ जाए। तो जैसे ही हम इसको खींच कर छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि वापस ही अपनी इनिशियल पोजीशन पे चला जाता है। उसका एक लिमिट है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर तक अगर हम वो फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी अपने आप वापस उस पोजीशन में चला जाता है। तो वापस उस पोजीशन में क्यों गया? क्योंकि वो अंदर से एक फोर्स डेवलप कर रहा था जो उसको कोशिश कर रहा था कि वापस उस पोजीशन पे लेके जा सके। तो उस फोर्स को, उस इंटरनल फोर्स को हम जानते हैं किस नाम से? रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब इंटरनल फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी टू regain its
ओरिजिनल शेप और साइज। ठीक है, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को दोबारा वापस लाने के लिए जो बॉडी खुद से अंदर से एक फोर्स लगाता है, दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये बात हो गई हमारी डिफॉर्मिंग एंड रीस्टोरिंग की। इसके बाद हम आगे देखते हैं, मिटाने वाला इधर है खैर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा वो आएगा इलास्टिसिटी। नेक्स्ट टर्म जो है, टॉपिक तो नहीं टर्म बोलेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें टर्म आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी अब क्या होता है? इलास्टिसिटी होता है कि जैसे कोई भी बॉडी है, जैसे सपोज यहीं पे ये स्प्रिंग था, इस स्प्रिंग को हम खींच करके छोड़ देते हैं तो ये वापस अपने पोजीशन में, अपने जो भी शेप था इसका ओरिजिनल, उसमें चला जाता है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी जो है, यानी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जैसे ही हम उसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को, यानी बॉडी की जो ये प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच जिसकी वजह से इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है ना, यानी यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है और कुल मिलाकर के वो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटता है, रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं ये वापस इसी प्रॉपर्टी की वजह से वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है। जैसे इस स्प्रिंग पे हमने इस स्प्रिंग को खींचा नीचे की तरफ और उसके बाद हमने छोड़ दिया, ये वापस अपने पोजीशन पे चला गया। क्यों? क्योंकि इस स्प्रिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी थी दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी, और उस इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, यानी उस इलास्टिसिटी का मतलब ही यही है कि बॉडी को वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे लेके जाना। ठीक है, तो ये बात हो गई इलास्टिसिटी की। अब इसमें टर्म आता है क्या? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? हर एक बॉडी का अपना एक फिक्स लिमिट होता है। जैसे सपोज यही एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पे हमने कुछ एक फोर्स लगाया, सपोज हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये स्प्रिंग को खींच 5 न्यूटन का डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके इसे हमने छोड़ दिया, ये वापस अपने उस पोजीशन पे चला गया। तो हम बोलेंगे कि भाई ये अपने उस पोजीशन में चला गया, इसका मतलब ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है, यानी कि वो लिमिट जहां तक बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स को झेल सके, यानी कि वो लिमिट, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स का वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक बॉडी उस फोर्स को झेल सके, यानी जहां तक बॉडी अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया जाएगा तो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। तो वो मैक्सिमम फोर्स जो होता है, वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है वो इलास्टिक लिमिट कहलाता है। जैसे ही सपोज कर लीजिए कि अगर ये स्प्रिंग जो है 10 न्यूटन के बाद ये वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता, अगर हम 10 न्यूटन से ज्यादा का अगर फोर्स लगा देते हैं तो इसका मतलब इसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो 10 न्यूटन तक की है। ठीक है ना, ये 10 न्यूटन तक के फोर्स को झेल सकता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो इस स्प्रिंग का साइज जो होगा, जो ओरिजिनल वाला रहेगा वैसा नहीं होगा। आप देखे होंगे कि बचपन में जो वो पेन के अंदर जो स्प्रिंग वगैरह होता था उसको हम जब ज्यादा खींच देते थे तो वापस वो स्प्रिंग ओरिजिनल शेप को नहीं गेन कर पाता था। तो यानी इससे क्या पता चला कि उसके ऊपर जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया है वो उसके इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लगा दिया गया है, और जब इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लगा दिया जाएगा तो वो अपने शेप और साइज को वापस गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो हर एक बॉडी की एक फिक्स एक इलास्टिक लिमिट होती है जहां तक वो डिफॉर्मिंग फोर्स को झेल सकता है, यानी वापस डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे रिमूव होगा तो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर लेगा। तो उस मैक्सिमम लिमिट को हम किस नाम से जानते हैं? इलास्टिक लिमिट के नाम से जानते हैं। अब ये इलास्टिक लिमिट जो है डिफरेंट बॉडी का अलग अलग होता है, और इसको जो है हम इलास्टिक लिमिट को जो मतलब डिफाइन करते हैं वो इसकी इलास्टिसिटी एक टर्म आता है जो हम अभी आगे देखेंगे, उस इलास्टिसिटी का टर्म में डिफाइन करते हैं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, अब जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं, चलिए वहीं पे डिफाइन करेंगे, जब हम इलास्टिसिटी बात करेंगे तो इलास्टिसिटी में ही इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि किसकी ज़्यादा या किसकी कम होती है। ठीक है ना, अगर हम इलास्टिक लिमिट अगर ऐसे आपको मैं बोलूँ तो आप से अगर मैं सिंपल कहूँ कि जैसे रबड़ है, तो रबड़ की इलास्टिक लिमिट ज्यादा होगी या कोई स्टील वायर की इलास्टिक लिमिट ज्यादा होगी? तो रबड़ की इलास्टिक लिमिट ज्यादा होगी, लेकिन इसमें एक टर्म जुड़ा हुआ है इलास्टिसिटी। तो अगर हम इलास्टिसिटी को, जब इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो इलास्टिसिटी स्टील का ज्यादा होगा, रबड़ का कम होगा। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट की बात करेंगे तो वो रबड़ का ज्यादा होता है। क्यों होता है वो अभी आगे के 2-4 टॉपिक के बाद ये चीज क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझिए कि इलास्टिक लिमिट होता क्या है। ठीक है, अब हम इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे।
पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। देखिए, जब कोई बॉडी है और बॉडी का मॉलिक्यूल जो होता है, अगर बॉडी का मॉलिक्यूल अपने मीन पोजीशन पे होता है तो वैसे सिचुएशन में उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो जीरो होता है। और वैसे सिचुएशन में उस बॉडी के ऊपर, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये दो मॉलिक्यूल है, किसी बॉडी का ये दो मॉलिक्यूल है, और अगर ये अपने मीन पोजीशन में है, ये किस में है, मीन पोजीशन पे है। मीन पोजीशन पे होने का मतलब ये होता है कि फोर्स जो होता है, फोर्स दोनों के बीच में, या फिर हम यहां पे लिखे इंटरनल फोर्स, जीरो होता है। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई इंटरनल फोर्स नहीं लग रहा है, ना तो कोई खींच रहा है ना धक्का दे रहा है, एकदम से इंटरनल फोर्स को हम जीरो कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो वैसे सिचुएशन में ये दोनों पार्टिकल को हम क्या कहते हैं कि ये दोनों पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। और जब दोनों पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है तो वैसे सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम होता है, कम से कम होता है। ठीक है ना, एकदम ना के बराबर होता है। तो जब मीन पोजीशन पे बॉडी होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब जैसे यही स्प्रिंग का एग्जांपल लीजिए, ठीक है, यही हमारा स्प्रिंग है, ऐसा कुछ। इस स्प्रिंग को जैसे ही हम इधर की तरफ खींचेंगे तो स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचने का मतलब ये हो जाता है कि इसके दो मॉलिक्यूल को हम, उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है, डिस्टेंस है, उसको हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब हम पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये दोनों पार्टिकल अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर देगा। यानी ये दोनों पार्टिकल कौन सा फोर्स लगाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, यानी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। हमने कोशिश क्या किया है, हम बाहर की तरफ दोनों पे फोर्स लगाए, हम दोनों को पकड़ करके दूर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा वो अंदर की तरफ लगाएगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का काम ही है कि बॉडी को मीन पोजीशन पे लेके जाना, पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लेके जाना। रीस्टोरिंग फोर्स का यही काम है। तो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया कि पार्टिकल को हम दूर लेके जा रहे हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा कि पार्टिकल को वापस यहाँ पे लेकर के आए। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम ये से दूर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी ये अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए अंदर की तरफ यानी पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इससे यह पता चलता है कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स इस तरीके से लगाते हैं कि बॉडी जो है अपने मीन पोजीशन से दूर हो जाए, दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर जाए, तो वैसे सिचुएशन में जो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव लगता है। कैसा लगेगा, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इन्हीं दोनों पार्टिकल को यूं धक्का मारेंगे, यूं पुश करेंगे, ठीक है, जैसे ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हम इधर की तरफ दबाएंगे तो दोनों पार्टिकल क्या हो जाएगा कि नजदीक आएगा। हम जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए वो इसके मीन पोजीशन से नजदीक की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में ये जो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा वो बाहर की तरफ लगाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे हम अगर फोर्स बाहर से जो फोर्स लगाए वो अंदर की तरफ ऐसे दबाए, दोनों को मीन पोजीशन से नजदीक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे को धक्का मारेगा, यानी बाहर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा ताकि वापस इसी पोजीशन पे आ सके। ठीक है ना, तो अगर मीन पोजीशन से हम नजदीक लेके आएंगे तो वैसे सिचुएशन में जो फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर बॉडी मीन पोजीशन पे है तो ना तो अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव, बॉडी अपने मीन पोजीशन पे है तो इंटरनल फोर्स हम जीरो कंसीडर करेंगे। अगर हम बॉडी के पार्टिकल को नजदीक लाएंगे तो फोर्स रिपल्सिव होगा, यानी बॉडी का पार्टिकल दूर जाना चाहेगा क्योंकि उसे मीन पोजीशन पे आना है, और हम जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं वो नीचे करीब लेके आ गए हैं। और अगर हम पार्टिकल को दूर लेके चले गए हैं, खिंचाव फोर्स लगाएं, तो वैसे सिचुएशन में पार्टिकल जो है एक दूसरे के करीब आना चाहेगा, यानी मीन पोजीशन पे आना चाहेगा। कुल मिलाकर के जो इंटरनल फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, इस चीज को हम ग्राफ के टर्म में अगर समझे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे समझ सकते हैं इसको। अगर हम इस फोर्स का और पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, ये सपोज हमारा एक फोर्स है और ये हमारा डिस्टेंस है, यानी पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है। ये सपोज कर लीजिए कि इसका मीन पोजीशन है सपोज r0। ठीक, तो ये मीन पोजीशन पे क्या होता है कि मीन पोजीशन पे फोर्स एकदम से जीरो होता है। तो अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा, ये फोर्स और इसका है। इसको मान लीजिए कि ये जो फोर्स है दिस इज रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। ठीक, क्योंकि मीन पोजीशन से अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, और मीन पोजीशन से अगर डिस्टेंस कम होगा तो वैसे सिचुएशन में फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मीन पोजीशन से अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, सॉरी,
ये जीरो पोजीशन ये है, मतलब ये मीन पोजीशन से कम हो गया डिस्टेंस, इधर क्या हो गया मीन पोजीशन से ज्यादा हो गया डिस्टेंस। तो अगर मीन पोजीशन से ज्यादा है डिस्टेंस, तब जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। मीन पोजीशन से कम है तो रिपल्सिव, मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्टेंस हो गया है तो अट्रैक्टिव। यानी हमने जो फोर्स लगाया है, हमारा फोर्स ऐसा लग गया है कि उस बॉडी के पार्टिकल को मीन पोजीशन से दूर लेके चला गया है, तब जाकर के फोर्स अट्रैक्टिव। और अगर मीन पोजीशन से करीब लेकर के यानी हमने इसको दबा दिया है, तो वैसे सिचुएशन में फोर्स जो होगा रिपल्सिव। ऐसा कुछ हो जाएगा। इसका अगर हम एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करें तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया और ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये आपका मीन पोजीशन है R0, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा, ठीक है। यानी मीन पोजीशन पे एकदम से कम होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई सवाल उठेगा कि सर माइनस में तो यानी कुछ तो मैग्नीट्यूड है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस प्लस नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी अगर माइनस में है तो इसका मतलब है कि जीरो से कम है, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो अगर नीचे में है यानी माइनस में है, तो माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी कंसीडर की जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और इसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे ही इसका हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से राइज करने लगता है, कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाने लगता है, ठीक। तो ये इस तरीके से इसका फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ होता है कि अगर मीन पोजीशन पे है तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 0, और मीन पोजीशन पे है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। इतनी सी बात है, ठीक। इसके बाद हम आगे टॉपिक देखते हैं, चलिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म इसमें आता है, नेक्स्ट टर्म आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही बॉडी के ऊपर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी अंदर से एक फोर्स लगाता है अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। तो वो जो इंटरनल फोर्स लगा रहा है वो पर यूनिट एरिया कितना लगा रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेट अप बाय द बॉडी इटसेल्फ। बॉडी खुद जो अपने अंदर से एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है अपने यूनिट एरिया पे, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस को हालांकि हम प्रेशर भी बोल सकते हैं, सिर्फ एक केस में बोल सकते हैं, जब हमारा ये हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस होता है, जहां पर कि चारों तरफ से इक्वल हम फोर्स लगाते हैं, तो वैसे सिचुएशन में इसी स्ट्रेस को हम प्रेशर भी बोल सकते हैं। दोनों का यूनिट भी सेम होता है, फॉर्मूला भी सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन हर जगह पे हम सेम नहीं कंसिडर इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ किसी एक क्रॉस सेक्शन पे अगर हमारा फोर्स लग रहा है, तो वैसे सिचुएशन में हम स्ट्रेस को हम प्रेशर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ हाइड्रोस्टेटिक के केस में हम स्ट्रेस और प्रेशर दोनों सेम कंसिडर कर सकते हैं। तो स्ट्रेस असल में क्या है, कुल मिलाकर के एक तरह से प्रेशर जैसा ही सब कुछ इसका है, फॉर्मूला वगैरह सब। तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया, इसको और क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाएगा। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला, स्ट्रेस जो बनेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो गया, जो रीस्टोरिंग फोर्स F डेवलप हो रहा है अपॉन जो भी एरिया है, ठीक है ना। F अपॉन एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, ठीक है। और स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें कि स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा, तो स्ट्रेस का डायमेंशन देखिए, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml⁻², एरिया का क्या होता है, l²। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, ml-1t⁻²। ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेस का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये स्ट्रेस जो होता है ये 2-3 टाइप का है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेस, इस स्ट्रेस में सबसे पहला आता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस तब होता है जब किसी बॉडी के ऊपर में फोर्स लगाए और उसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और हाँ, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस हम क्या बोलेंगे, जब हम किसी बॉडी के ऊपर में फोर्स लगाएं, जैसे सपोज कर लीजिए कि यह स्प्रिंग था
और इसके ऊपर हमने एक वेट सपोज कर लीजिए कि मास लटका दिया, यहाँ पे मास को लटकाया, तो ये स्प्रिंग का क्या हो गया, लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो वहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होता है, वहां पर जो ये अंदर से फोर्स लगाता है पर यूनिट एरिया, उस स्ट्रेस को बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है। एक होता है कंप्रेशनल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस बोलते हैं जब हम इसी स्प्रिंग को दबाएंगे और डिस्टेंस यानी लेंथ जो होगा कम होगा। तो जब लेंथ डिक्रीज करता है तो वैसे सिचुएशन में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम कंप्रेशनल स्ट्रेस बोलते हैं। एक टर्म आता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए कि ये कोई बॉडी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चारों तरफ से अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया जाए, सब तरफ से इक्वल फोर्स लगाया जाए इसके ऊपर, ठीक है, हर तरफ से इक्वल फोर्स लगा दिया जाए, तो वैसे सिचुएशन में जो इसके ऊपर इसके अंदर जो पर यूनिट एरिया जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ठीक है ना। जब चारों तरफ से, हर तरफ से बॉडी के ऊपर इक्वल फोर्स लगे और वैसे सिचुएशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस को हम प्रेशर भी कंसीडर कर लेते हैं। ये कभी कभी जब भी मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस ना देकर के कभी कभी ये प्रेशर लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो जहां पर भी अगर आप देखेंगे कि चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है और वहां पर अगर प्रेशर दे रखा है तो उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंसीडर कर सकते हैं, या कहीं पे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कर दिया हुआ है तो उसको हम प्रेशर कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ से हमारा खास करके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वगैरह में इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो उसको हम यहाँ से एक दूसरे के इक्विवेलेंट मान करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है क्या आपका शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस को एक और किसी नाम से शायद टेंजेंशियल स्ट्रेस या ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर में, या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं, राइट। तो जब किसी बॉडी के ऊपर में जो फोर्स लगता है वो टेंजेंशियली लगता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास मार्कर है और इसके ऊपर हम फोर्स टेंजेंट के अलोंग लगाते हैं, ठीक है ना, टेंजेंट के अलोंग लगाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में जो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इसके अंदर डेवलप होगा, दैट इज नोन एज टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में क्या होता है असल में कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियली लगाते हैं तो वैसे सिचुएशन में बॉडी का शेप चेंज हो जाता है। बॉडी का हर सरफेस इक्वली जो है ना डिस्प्लेस नहीं होता है। जब बॉडी का हर सरफेस इक्वली डिस्प्लेस नहीं होता है तो बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज नोन एज शियर स्ट्रेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कोई क्यूब है, ये क्यूब है। अब हम क्या किया, ऊपर वाले सरफेस पे इस पे हमने फोर्स लगा दिया, ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगा दिया। तो इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर वाला सीट जो सरफेस है वो इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो यानी कि कुल मिला करके इसका स्ट्रक्चर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ एंगल से ये वाला जो सरफेस था, ये वाला सरफेस कुछ ना कुछ एंगल आगे की तरफ शिफ्ट कर गया। और ऐसे सिचुएशन में जो स्ट्रेस डेवलप होता है पर यूनिट एरिया, वहां पर हम इसे क्या नाम से जानते हैं, शियर स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो हम शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू निकालेंगे वो यही, यानी कि जो भी फोर्स हमने अप्लाई किया अपॉन जिस एरिया पे हमने फोर्स अप्लाई किया है, हमने ऊपर वाले एरिया पे अप्लाई किया है फोर्स, तो फोर्स अपॉन दिस एरिया हो जाएगा, दैट इज नोन एज शियर स्ट्रेस। इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्या, स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है कि जब भी बॉडी के ऊपर में कोई फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने की वजह से क्या होता है कि बॉडी का कभी लेंथ चेंज होगा, कभी एरिया चेंज होगा, कभी वॉल्यूम चेंज होगा, कभी शेप चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, यानी एक कोई ना कोई डायमेंशन चेंज होगा उसके ऊपर जब डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगाएंगे। तो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से जो डायमेंशन चेंज होता है, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इन दोनों का जो रेशियो होता है, यानी डायमेंशन का, चेंज इन डायमेंशन का और ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशियो होता है, उसी को हम स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा डेफिनेशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन या रेशियो ऑफ, यहां पे लिखिए रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन,
ओरिजिनल डायमेंशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक, तो एक चीज बताइए, इसका जो यूनिट होगा ये कैसा होगा, यूनिट लेस होगा। क्यों यूनिट लेस होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन का रेशियो है, और जब सेम डायमेंशन का रेशियो होगा तो यूनिट लेस हो जाएगा और डायमेंशन लेस भी हो जाएगा। डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होगा क्योंकि सेम क्वांटिटी का एक तरह से रेशियो है, और जब सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है तो ना तो उसका कोई यूनिट बनेगा ना कोई उसका क्या बनेगा, डायमेंशन बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रेन मैंने क्या लिखा है कि डायमेंशन का चेंज, डायमेंशन हो सकता है लेंथ हो सकता है वॉल्यूम हो, या हो सकता है कि एंगल यानी कि कुछ उसका शेप चेंज हुआ हो। ठीक है, तो हो सकता है कि ये डायमेंशन क्या हो, लेंथ चेंज हुआ हो, तो हम इसी स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, डेल एल अपॉन एल बोलेंगे। ठीक, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये भी हो सकता है स्ट्रेन। या फिर हो सकता है कि हमने फोर्स लगाया उसकी वजह से उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेल वी अपॉन वी बोलेंगे। ठीक है ना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है ना, और जब हमारा वॉल्यूम चेंज होता है यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होगा तो इसे हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम इसे बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक और स्ट्रेन है। एक और स्ट्रेन क्या है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि ये कोई सरफेस था, ये कोई आपके पास सरफेस था, ठीक है, और इसके ऊपर ये कोई सरफेस परपेंडिकुलर था, और कुछ एक मिनट रुक जाइए, ये कोई ऐसा कुछ था फिगर हमारे पास। ठीक है, ऐसा कुछ था, हमने उसके ऊपर एक कौन सा फोर्स लगाया, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया टेंजेंट के लोग, तो जाहिर सी बात है इसकी शेप चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा कौन सा, शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर ये जो शिफ्ट होगा ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस किसी न किसी एंगल से आगे की तरफ खिसक जाएगा, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा ये। ठीक है, ऐसा जाएगा। तो ये जो जितना एंगल शिफ्ट किया है, ठीक है ना, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये फिक्स सरफेस हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो फिक्स्ड सरफेस के परपेंडिकुलर कोई एक सरफेस है, बिल्कुल इस फिक्स सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा ये सरफेस है, और ये सरफेस जितना एंगल शिफ्ट हो जाता है इसी एंगल को बोलते हैं हम क्या, शियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन कुछ नहीं होता है बल्कि इसका हम इस एंगल का टेन थीटा निकालते हैं। ठीक है ना, इस एंगल का हम क्या निकालते हैं, टेन निकाल देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, शियर स्ट्रेन मिलता है। अब अगर इस चीज को हम इसका टेन कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर सपोज यहाँ से यहाँ तक जो चेंजिंग आया है, सपोज डेल एल आया है और ये ओरिजिनल लेंथ एल था, तो एक तरह से शियर स्ट्रेन का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। शियर स्ट्रेन भी जस्ट लाइक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के जैसा होता है, बट हर जगह इसका फॉर्मूला हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जब हम मान लीजिए कि ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इलास्टिसिटी होती है उसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अभी आगे देखेंगे। खैर, तो वो चीज़ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर जब हम इस स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाएंगे और स्ट्रेस का लगाएंगे और लॉन्गिट्यूडिनल वाले केस में लगाएंगे तो दोनों में डिफरेंट हो जाता है, कुछ इस वजह से कि यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन दिस एरिया, फोर्स अपॉन दिस एरिया होगा। ठीक है ना, ये एरिया पे ही, जिस एरिया पे फोर्स लगेगा उसी का एरिया हम कंसीडर करते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल में क्या है कि कोई भी बॉडी है, ये कोई रड है और इसका जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम कंसीडर करते हैं किसमें, लॉन्गिट्यूडिनल वाले केस में। जबकि शियर वाले केस में हम क्या करते हैं, ये जिस एरिया पे फोर्स लगता है उस एरिया को हम कंसीडर करते हैं। तो इतनी सी बात हो गई शियर स्ट्रेन वगैरह के बारे में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें आगे चलकर के टाइम हो तो नहीं गया यार, चलिए एक और टॉपिक बस देखेंगे और इसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। इसके बाद आगे चल करके एक साइंटिस्ट आया।
साइंटिस्ट शायद मेरे ख्याल से वही था, मेरे ख्याल से शायद वही रॉबर्ट हुक था जिसने सेल की भी खोज की थी, और उसी के आसपास इसने इस पे भी थोड़ा सा सोचा था बेचारा। तो हुक्स लॉ इसको हम बोलते हैं, क्या? हुक्स लॉ। इस साहब ने क्या किया, इसने देखा कि अगर कोई वायर है या कोई स्प्रिंग है या कुछ भी है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम कोई लोड डालते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर हम एक लोड डालते हैं, मतलब कोई मास इससे हम हैंग कर देते हैं, तो वैसे सिचुएशन में इसमें क्या आता है, एलोंगेशन आता है, ये नीचे की तरफ खिंचाता है, ठीक? एलोंगेशन मतलब खिंचा जाता है। तो इसने कहा, इसने एक चीज देखा कि ये जो एलोंगेशन है ये जो खिंचाव है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड लोड है। जितना ज्यादा लोड अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें खिंचाव आता है, ठीक है ना? तो ये तो छोटी सी बात थी, हम लोग भी ये चीज देखते हैं। इस बेचारे ने बोल दिया तो बस इसका नाम जिंदा रह गया, और क्या, इसमें और कुछ है नहीं कोई बड़ी बात। तो इसने क्या कहा, हुक्स ने कहा एलोंगेशन जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स होता है, ठीक है? इतनी सी बात इसने कह दिया। इसके बाद ये बेचारा गुजर गया। इसके बाद आ गया एक थॉमस यंग नाम का साइंटिस्ट, ठीक है ना? तो ये साहब ने क्या कहा, इसी चीज का इस्तेमाल कर लिया उसने, थोड़ा सा और इसको बढ़ा दिया। उसने कहा कि एलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ, और जितना ज्यादा एलोंगेशन होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन चेंज होगा, ठीक है ना? जैसा एलोंगेशन में चेंजिंग आएगा उस हिसाब से स्ट्रेन चेंज होगा, और जैसा अप्लाइड फोर्स तो उसके हिसाब से स्ट्रेस डेवलप होगा। तो इन दोनों को मिला करके इसने कहा, थॉमस ने ये कहा, थॉमस यंग नाम का कोई साइंटिस्ट था, इसने कहा कि स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी is directly proportional to a strain produced, ठीक है ना? जितना स्ट्रेन उसके अंदर प्रोड्यूस होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस भी डेवलप होगा। इस बात को इसने कहा। अब इन दोनों चीज को इसने मिलाया, इसको मैं मिटाता हूं ऊपर से। इन दोनों को मिला करके इसने ये कहा कि दैट इज a stress is directly proportional to a strain, ठीक है? फिर यहां से इसने कहा, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो हम ये कह सकते हैं a stress is equal to constant multiply by a strain, ठीक है? और यहां से अगर हम देखें तो हमारा आएगा क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है? इस कांस्टेंट को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ नहीं होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। स्ट्रेस और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेन है उसका जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बस फॉर्मूला याद रखिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर आ जाएगा डेफिनेशन लिखने को तो आप लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। क्यों मैं बोल रहा हूँ करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन? क्योंकि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग केस में अलग अलग होगा। अगर हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है तो वहां पर स्ट्रेन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा। और जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा तो वैसे सिचुएशन में इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बोलते हैं यंग मॉडुलस, ठीक है ना? तो हम यहां पे लिख देते हैं, इफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर लॉन्गिट्यूडिनल, क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल, देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा, इलास्टिसिटी जो होगा वो क्या होगा, यंग मॉडुलस होगा, यंग मॉडुलस होगा। यानी कि यंग मॉडुलस को हम y से डिनोट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस,
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोल सकते हैं, ठीक। और यहां से हम ये निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अभी जस्ट हमने देखा था कि क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस तो बस फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करें तो दिस इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और यहां से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा यंग मॉडुलस का, क्या, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू एल बाय डेल एल, ठीक है। ये एल ऊपर चला जाएगा, डेल एल नीचे रह जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इसके यूनिट की अगर हम बात करें तो ये वाला चीज जो है ये तो क्या यूनिटलेस है, क्योंकि मतलब कि ये सेम डायमेंशन का रेशियो है तो यूनिटलेस हो जाएगा हमारा। क्यों यूनिटलेस हो जाएगा? क्योंकि ऐसे भी हम कहते हैं स्ट्रेन है और स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, सिंपल ऐसे भी समझ लीजिए। बचा क्या ये, और इसी की वजह से इसको यूनिट मिलेगा। तो यंग मॉडुलस का जो यूनिट बनेगा, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी डायमेंशन की भी बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml - 1 टी दी पावर -2। ये हो गई हमारी बात किसकी, यंग मॉडुलस की, ठीक। इसके बाद अगर इसी में अगर ये जो है हमारा जो स्ट्रेस हो, स्ट्रेस अगर हाइड्रोस्टेटिक हो, तो वैसे सिचुएशन में जो डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, यानी स्ट्रेन जो होगा वो कौन सा होगा, वॉल्यूमेट्रिक होगा। अगर स्ट्रेस हाइड्रोस्टेटिक हो यानी चारों तरफ से बराबर फोर्स, तो वैसे सिचुएशन में स्ट्रेन कौन सा होगा, वॉल्यूमेट्रिक होगा। तो वैसे सिचुएशन में जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है उसे हम बल्क मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बल्क मॉडुलस बोलते हैं, और इसको के से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, या हम यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस बोल सकते हैं, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल सकते हैं। तो हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस मतलब यही हो गया फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हम कभी कभी प्रेशर भी बोल सकते हैं। अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या हो गया, डेल वी अपॉन वी। दैट मीन्स ये क्या बन गया, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वी बाय डेल वी, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया किसका, बल्क मॉडुलस, दैट इज के का। और इसका भी यूनिट वही होगा जो यंग मॉडुलस का था, और डायमेंशन भी वही, सबका डायमेंशन और यूनिट वही रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट टर्म क्या, शियर मॉडुलस। क्या आता है, शियर मॉडुलस, ठीक। शियर मॉडुलस को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, शियर मॉडुलस को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस को ईटा से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, वही हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, या जिसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं, शियर स्ट्रेस अपॉन कौन सा स्ट्रेन हो जाएगा यहाँ पर, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस तो वही हो गया फोर्स अपॉन एरिया, जिस एरिया के टेंजेंशियली लगा है वो एरिया यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा हमारा, अभी हमने देखा था टेन थीटा करके डेल एल अपॉन एल निकाला था, तो ये हो गया था डेल एल अपॉन एल, दैट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल बाय डेल एल इज इक्वल टू शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा की वैल्यू आ जाएगी, यूनिट और डायमेंशन वही होगा। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर बस करना चाहूंगा थोड़ा सा, कि ये जितना भी डेफिनेशन है ना, ये जो हुक्स लॉ और थॉमस यंग वगैरह का जो लॉ है, ये विद इन द इलास्टिक लिमिट है। ये कंडीशन माइंड में रखना है कि जितना भी ये मैं डेफिनेशन लिखा हूं, ये सब क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर ऐसा होता है, इलास्टिक लिमिट से अगर बाहर जाएंगे तो फिर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं मिलेगा हमको, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं मिलेगा। अगर हम अभी विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्ट्रेस का और स्ट्रेन का, तो ग्राफ हमें एकदम से स्ट्रेट मिलेगा, ठीक है ना, स्ट्रेट मिलेगा। ये क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट है, ऐसा कुछ, ठीक। इसके बाद एक चीज और समझ लीजिए कि हम जैसे मान लीजिए कि आपसे अगर कोई पूछ देगा कॉपर और या स्टील और रबड़ का किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, सपोज अगर हम निकाल रहे हैं यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड रबड़, तो क्या बनेगा, फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल बाय डेल एल, ठीक। ये मान लीजिए दोनों में कांस्टेंट है, ठीक। अब जिसमें लेंथ ज्यादा चेंज होगा उसकी ये वैल्यू उतनी ही ज्यादा छोटी हो जाएगी,
ठीक, जिसमें लेंथ ज्यादा चेंज होगा, यानी कोई एक फिक्स फोर्स हमने लगाया, एक स्टील की वायर है और एक रबर है, दोनों पे हमने 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, फिक्स हो गया। दोनों का एरिया वगैरह अगर सेम है तो दोनों पे ये जो स्ट्रेस हुआ ये तो फिक्स हो गया। ठीक, अब रहा ये वाला पोर्शन, लेंथ भी दोनों का एकदम फिक्स था। अब हम ये देखेंगे कि डेल एल किसका लेंथ ज्यादा चेंज होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो रबर ज्यादा खिंचाएगा एज कंपेयर टू स्टील के, या एज कंपेयर टू कॉपर के, या एज कंपेयर टू आयरन के। रबर में ज्यादा खिंचाव आएगा, तो रबर में अगर ज्यादा खिंचाव आएगा तो जाहिर सी बात है ये डिनोमिनेटर में है, यानी यंग मॉडुलस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल एल है, तो ये जितना ज्यादा होगा यंग मॉडुलस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। इससे ये पता चला कि रबर की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू स्टील के, जिसमें जितना ज्यादा खिंचाव होगा एक कांस्टेंट फोर्स लगाने पे उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतनी ही कम कंसीडर की जाएगी। यानी इससे ये पता चलता है कि स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होती है रबर से। इसमें अक्सर बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर इलास्टिसिटी मतलब ज्यादा खिंचाव, बिल्कुल ज्यादा खिंचाव होगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज है। इतनी बात को माइंड में रखना है। अब इसके बाद हम जो है ना आगे देखेंगे ग्राफ और फिर आज बस इंट्रोडक्शन था, आज इतना ही, इसके बाद बाकी इसके